Hello and welcome to this class of two-dimensional geometry. I am रफ़ीक अहमद. हाइपरबोला के कुछ आर्टिकल्स हमने किए थे और मानक समीकरण हाइपरबोला का, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला की शेप, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, हाइपरबोला की फोकल प्रॉपर्टी, ये सब हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है. आज हम हाइपरबोला से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे. पहली प्रॉब्लम यह है, निम्न अतिपरवलय की अक्षों की लंबाई, नाभियाँ, उत्केंद्रता तथा नाभिलंब ज्ञात कीजिए. यानी हमें हाइपरबोला का इक्वेशन दे रखा है और उसकी लेंथ ऑफ एक्सिस, फोकस, एक्सेंट्रिसिटी एंड लेटस रेक्टम ज्ञात करनी है. 25x² माइनस 9y² बराबर 225, ये हाइपरबोला का समीकरण दे रखा है और इसको हम आसानी से मानक रूप में ला सकते हैं. 225 से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को तो हो जाएगा x² अपॉन 9 माइनस y² अपॉन 25 बराबर 1, या 9 को a² मान लें और 25 को b², तो हाइपरबोला का इक्वेशन ये हो जाएगा, जहाँ a² बराबर 9, b² बराबर 25, तो a बराबर 3 और b बराबर 5. अब सबसे पहले इसकी उत्केंद्रता ज्ञात कर दें. अगर इस हाइपरबोला की उत्केंद्रता या एक्सेंट्रिसिटी e मान ली जाए तो a, b और e उसमें ये रिलेशन होता है हाइपरबोला का, b² बराबर a² इंटू e² माइनस 1. इसमें b² और a² की वैल्यूज़ रख दें तो e की वैल्यू आ जाएगी, या e² माइनस 1 बराबर हो जाएगा b² अपॉन a². a² से इधर डिवाइड कर दिया और e² बराबर हो जाएगा 1, इधर आ जाएगा तो 1 प्लस b² अपॉन a² और e बराबर हो जाएगा रूट. और अब b² और a² की वैल्यूज़ रख दें. b² की वैल्यू 25 है और a² की 9. ये टर्म √34 अपॉन 9 हो जाएगी. 9 को रूट से बाहर ले लिया तो 3 हो गया. तो ये तो हो गई उत्केंद्रता. तो अतिपरवलय की उत्केंद्रता ज्ञात हो गई. इसके बाद नाभियाँ. हम जानते हैं कि दो नाभियाँ होती हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं प्लस माइनस AE, 0, तो वो हो जाएंगी प्लस माइनस a की वैल्यू 3 और e की वैल्यू अभी हमने ज्ञात की थी √34 अपॉन 3, 0. 3 कैंसिल हो गया तो नाभियों के निर्देशांक हो गए प्लस माइनस √34, 0. तो दोनों नाभियाँ ज्ञात हो गई. इसके बाद अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई. अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई से पहले अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण लिख दिया है. जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि मानक अतिपरवलय है और इसका जो एक्स अक्ष है वही इसका अनुप्रस्थ अक्ष होता है, तो इसलिए अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण हो जाएगा y बराबर 0. इस तरह का ये अतिपरवलय होगा. ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, यहाँ से ऐसे जाएगा अतिपरवलय की एक ब्रांच और एक ब्रांच ऐसे जाएगी. ऐसा ही अतिपरवलय होगा. ये जो इसकी अनुप्रस्थ अक्ष है ये x अक्ष होगी, तो इसका समीकरण हो गया y बराबर 0. और ये जो संयुग्मी अक्ष है ये y अक्ष होगी, इसका समीकरण हो जाएगा x बराबर 0. तो अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण तो y बराबर 0 हो जाएगा और अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, वो 2a होती है. e की वैल्यू 3 थी तो ये 6 हो जाएगी. संयुग्मी अक्ष का समीकरण हो जाएगा जो कि y अक्ष है, x बराबर 0, और संयुग्मी अक्ष की लंबाई 2b होती है, तो 2b का मान यहाँ 10 आ जाएगा क्योंकि b का मान 5 था. इसके अलावा नाभिलंब की लंबाई, जैसा कि आपने इलिप्स में पढ़ा हुआ है, नाभिलंब क्या होता है. यहाँ अतिपरवलय की नाभि होगी S, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे AE, 0. इस नाभि से गुजरती हुई और अनुप्रस्थ अक्ष के लंबवत वाली जो हाइपरबोला की जीवा है इसे हम नाभिलंब कहते हैं. और इलिप्स में हमने इसका फॉर्मूला सिद्ध किया था कि नाभिलंब की लंबाई 2b² अपॉन a होती है. ठीक उसी प्रकार से हाइपरबोला में भी हम नाभिलंब की लंबाई का फॉर्मूला जब ज्ञात करेंगे तो वो आएगा 2b² अपॉन a. वो हमने कैसे किया था, जैसे ये जो बिंदु है
नाभिलंब का ऊपरी सिरा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो वही होगा जो एस बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट है, यानी ए ई, और सेकंड कोऑर्डिनेट y1 मान लें। और फिर ये बिंदु क्योंकि अतिपरवलय पर है तो इस बिंदु के निर्देशांक अतिपरवलय के समीकरण में रख दें ए ई कॉमा y1, तो y1 के लिए हल हो जाएगा और y1 का मान b² आएगा। तो ये ऊंचाई यानी नाभिलंब की आधी लंबाई b² हो जाएगी और पूरी लंबाई 2b² हो जाएगी। तो नाभिलंब की लंबाई का फॉर्मूला यहाँ भी यानी हाइपरबोला में भी 2b² होता है, इलिप्स में भी ये इतना ही होता था। तो इसमें b² की वैल्यू 25 और a की वैल्यू 3 रख दें तो 50/3 नाभिलंब की लंबाई हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन हुआ। इसमें जो हाइपरबोला हमें दे रखा था वो स्टैंडर्ड फॉर्म में था या उसको आसानी से स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया जा सकता था, और स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके हमने इस अतिपरवलय की अक्षों की लंबाई, नाभियाँ, उत्केंद्रता और नाभिलंब ज्ञात कर लिए। सेकंड क्वेश्चन आज ये लें, अतिपरवलय की अक्षों को निर्देशीय अक्ष मानकर अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करना है। जबकि 3 क्वेश्चन हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पहले पार्ट में नाभियों की दूरियां दे रखी हैं, नाभियों के बीच की दूरी 13 है और जो संयुग्मी अक्ष होगी अतिपरवलय की उसकी लंबाई 5 है। इस आधार पर अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करना है, यानी ऐसे अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी नाभियों के बीच की दूरी तो 13 हो और जिसकी संयुग्मी अक्ष की लंबाई 5 हो, और उस अतिपरवलय की जो मुख्य अक्ष होती हैं, अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष, उन्हीं को निर्देशीय अक्ष माना जाए। सेकंड पार्ट में दोनों नाभियों के निर्देशांक दे रखे हैं और उत्केंद्रता दी हुई है, तो अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करना है। और थर्ड पार्ट में संयुग्मी अक्ष की लंबाई दी हुई है और अतिपरवलय इस एक बिंदु से गुजरता है, ये दिया हुआ है, यानी अतिपरवलय पर एक पॉइंट दे रखा है। इस आधार पर अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करना है। तो तीनों ही पार्टों में ये कहा गया है कि जो अतिपरवलय की अक्ष हैं, यानी जो अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष हैं, उन्हीं को निर्देशीय अक्ष मानना है। तो जब हम अतिपरवलय की अक्षों को ही निर्देशीय अक्ष मानेंगे, यानी अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष को क्रमशः एक्स अक्ष और वाई अक्ष मानेंगे, तो फिर अतिपरवलय का समीकरण निम्न मानक रूप में होगा, यानी जो अतिपरवलय का समीकरण हमें ज्ञात करना है वो इस टाइप का होगा, क्योंकि उसकी अनुप्रस्थ एवं संयुग्मी अक्षों को ही क्रमशः एक्स अक्ष और वाई अक्ष मान लिया गया है। अब केवल समीकरण एक्चुअली ज्ञात करने के लिए हमें ए और बी के मान निकालने होंगे। ए और बी के मान निकाल के और ए और बी के मान इसी में रख देंगे तो हमें अभीष्ट समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ए और बी के मान निकालने के लिए उस अतिपरवलय के बारे में एक्स्ट्रा जानकारियाँ इन तीनों पार्टों में अलग अलग दे रखी हैं। तो हमने अतिपरवलय का समीकरण तो ये मान लिया। इसकी उत्केंद्रता अगर ई हो तो उत्केंद्रता का संबंध ये हो जाता है b² = a² × e² - 1, अतिपरवलय में जैसा होता है। अब ए पार्ट पर आए। ए पार्ट में दोनों जो नाभियां हैं उनकी बीच की दूरी 13 दे रखी है और संयुग्मी अक्ष की लंबाई 5 दे रखी है। तो हम जानते हैं कि दो नाभियां AE, 0 और -AE, 0 होती हैं और उनके बीच की दूरी 2AE होती है। तो नाभियों के बीच की दूरी 2AE होती है और वो 13 दे रखी है। तो एक इक्वेशन तो ये बन गया 2AE = 13, ये नाभियों के बीच की दूरी है, तो इससे AE = 13/2। दूसरा, संयुग्मी अक्ष की लंबाई 5 दे रखी है, तो संयुग्मी अक्ष की लंबाई 2b होती है। एक इक्वेशन बन जाता है 2b = 5। अब 2b = 5 से b = 5/2 हो जाएगा। अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें केवल ए और बी की वैल्यूज़ ज्ञात करनी है, और ये जो दो इक्वेशंस हमें प्राप्त हो गई, जो दी हुई बातें थी उनके आधार पर, उनसे हम ए और बी की वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे। बी की वैल्यू तो आ ही गई 5/2, और ए की वैल्यू निकालने के लिए जो उत्केंद्रता वाला रिलेशन है ये वाला, उसको यूज़ करें। b² = a² को अंदर गुणा करते हुए लिख दिया है b² = a² - a²। इसमें b² की वैल्यू तो यहाँ से रख दें 25/4, और a² e² की वैल्यू यहाँ से वर्ग करते हुए
169/4 और माइनस ए स्क्वायर अपनी जगह। तो ए स्क्वायर के लिए इसको हल कर लें, ए स्क्वायर इधर आ जाएगा, 25/4 इधर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस 25/4 यानी 144/4 यानी 36। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 36 आ गई और बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 25/4 आ गई। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी जो मानक समीकरण हमने माना हुआ है उसमें रख दें, तो अतिपरवलय का अभीष्ट समीकरण ये हो जाएगा x² अपॉन ए स्क्वायर की जगह 36 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की जगह 25/4 बराबर 1। 4 ऊपर पहुंच जाएगा और 36 और 25 नीचे हैं, तो 36 × 25 वो एलसीएम आ जाएगा और वो 900 होता है, तो 900 एलसीएम इधर पहुंचा देंगे। तो 25x² माइनस 36 × 4 यानी 144 वाई स्क्वायर बराबर 900। ये अभीष्ट अतिपरवलय हो गया। तो ये वो अतिपरवलय है जिसकी नाभियों के बीच की दूरी 13 है और जिसकी संयुग्मी अक्ष की लंबाई 5 है और जिसकी अनुप्रस्थ और संयुग्मी अक्षों को ही क्रमशः एक्स अक्ष और वाई अक्ष माना गया है। इसके बाद बी पार्ट पर आए। बी पार्ट में दोनों नाभियों के निर्देशांक दे रखे हैं 6,4 और -4,4 और उत्केंद्रता 2 दे रखी है और अतिपरवलय का समीकरण उसकी अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष को ही निर्देशीय अक्ष मानते हुए ज्ञात करना है। यहाँ भी हम नाभियों के निर्देशांकों का उपयोग करने की बजाय निर्देशांक दिए होने से उनकी बीच की दूरी का उपयोग करेंगे। नाभियों के बीच की दूरी वैसे 2AE होती है और वो कितनी हो जाएगी, जितनी इन दोनों दी गई नाभियों के बीच की दूरी है। इन दोनों के बीच की दूरी डिस्टेंस फॉर्मूले से ही हो जाएगी, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का वर्ग प्लस y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का वर्ग। ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 10 का वर्ग 100 और 100 का वर्गमूल 10। तो जो दोनों नाभियाँ दे रखी थी, पिछले वाले पार्ट में तो नाभियों के बीच की दूरी डायरेक्ट दे रखी थी और यहाँ नाभियों के बीच की दूरी ना दे के नाभियों के निर्देशांक दे रखे थे। तो निर्देशांकों से हमने नाभियों के बीच की दूरी निकाल ली और नाभियों के बीच की दूरी जितनी आई वो 2AE के बराबर होगी, क्योंकि मानक अतिपरवलय में नाभियों के बीच की दूरी 2AE होती है। तो इससे AE का मान 5 आ गया। अब AE का मान 5 है और E का मान ज्ञात है 2, तो A बराबर हो जाएगा 5/E और E का मान 2 रख देंगे तो A की वैल्यू आ गई 5/2 यानी A² हो गया 25/4। जैसा कि स्पष्ट है कि अतिपरवलय का समीकरण तो हमने माना हुआ है ही और उसमें केवल A² और B² के मान ज्ञात करके रखने हैं। तो A² की वैल्यू ज्ञात हो गई और B² की वैल्यू ज्ञात करने के लिए जो उत्केंद्रता का रिलेशन है B² बराबर A² E² माइनस A² होता है, इसमें मान रख दें तो A² E² AE का मान 5 है तो A² E² का मान सीधे 25 हो जाएगा और A² की वैल्यू 25/4। ये सॉल्व कर लें तो 75/4 आ जाएगा। तो B² का मान 75/4 आ गया और A² का मान 25/4 आ गया। A² और B² के ये मान समीकरण 1 में रख दें तो अभीष्ट अतिपरवलय हमें ज्ञात हो जाएगा और वो होगा x² अपॉन A² की जगह 25/4 और माइनस y² अपॉन B² की जगह 75/4 बराबर 1। 4 ऊपर आ जाएंगे तो 4x²/25 माइनस 4y²/25 बराबर 1/75 बराबर 1 और एलसीएम नीचे वाले टर्म्स का 75 आएगा तो पूरी इक्वेशन को 75 से गुना कर दें तो 12x² माइनस 4y² बराबर 75 हो जाएगा। ये अभीष्ट अतिपरवलय हो गया। अब इसमें एक पॉइंट और समझें, नाभियों के निर्देशांक दिए हुए थे 6,4 और -4,4। इसका मतलब है कि अक्ष पहले से डिसाइडेड हैं, पहले से तय हैं, क्योंकि निर्देशांक तभी आते हैं जब अक्ष पहले से उपलब्ध हों। अब पहले से जब अक्ष थी तो क्या हमें उन्हीं अक्षों के सापेक्ष अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करना था जिनके सापेक्ष नाभियों के निर्देशांक ये हैं? नहीं। जिन अक्षों के सापेक्ष नाभियों के निर्देशांक ये हैं 6,4 -4,4, उन अक्षों के सापेक्ष अतिपरवलय का समीकरण नहीं ज्ञात करना है। अतिपरवलय का समीकरण हमें अतिपरवलय की जो अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष है उन्हें निर्देशीय अक्ष मान के ज्ञात करना है। इस पूरी सिचुएशन को इस फिगर में भी समझें। ये ओरिजिनली अक्ष थी, जैसे ये एक्स अक्ष थी
और ये y अक्ष, और ये इनका मूल बिंदु O, ये अक्ष थी। ये वो अक्ष हैं जिनके सापेक्ष नाभियों के निर्देशांक दे रखे हैं, और इन अक्षों के सापेक्ष नाभियों के निर्देशांक 6, 4 और -4, 4 हैं। तो ये तो पहली नाभि है 6, 4। इस मूल बिंदु से x अक्ष की दिशा में 6 दूरी चलें और फिर y अक्ष की दिशा में 4 दूरी चलें, तो ये एक नाभि थी 6, 4 और दूसरी थी -4, 4, यानी मूल बिंदु से 4 दूरी लेफ्ट साइड में और फिर 4 दूरी ऊपर। तो 6, 4 और -4, 4 ये दोनों नाभियाँ थी S और S', और ये जो निर्देशांक हैं वो जिन अक्षों के सापेक्ष थे वो अक्ष ये हैं, x अक्ष और y अक्ष। ये तो ये हो गया। अब ये जो अक्ष हैं मूल अक्ष जिनके सापेक्ष नाभियों के ये निर्देशांक हैं, इन अक्षों को निर्देशीय अक्ष मान के अतिपरवलय का समीकरण नहीं ज्ञात करना है। अतिपरवलय का समीकरण अतिपरवलय की अक्षों को निर्देशीय अक्ष मान के ज्ञात करना है, और वही हमने माना था x² / a² - y² / b² बराबर 1। वो इन अक्षों के सापेक्ष नहीं था, वो अतिपरवलय की स्वयं की अक्षों के सापेक्ष था। तो वो कैसे होगा, जैसे ये दोनों नाभियाँ हैं S और S', नाभियों को मिलाने वाली जो रेखा है वो अतिपरवलय की अनुप्रस्थ अक्ष होती है। दोनों नाभियाँ अनुप्रस्थ अक्ष पर होती हैं, तो इसलिए अनुप्रस्थ अक्ष ये है, और दोनों नाभियों के को मिलाने वाले रेखाखंड का जो मध्य बिंदु होता है वो अतिपरवलय का केंद्र होता है। S और S' का मध्य बिंदु हम ज्ञात कर सकते हैं, और वो आएगा केंद्र C, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 1, 4। दोनों के कोऑर्डिनेट्स का औसत, यानी दोनों के कोऑर्डिनेट्स को जोड़ के 2 का भाग दे दें, तो केंद्र यह आएगा। दोनों नाभियों से समान दूरी पर होगा, यानी C केंद्र है तो CS दूरी और CS' दूरी बराबर होगी। ये केंद्र है, तो यहाँ से गुजरने वाली और इस अनुप्रस्थ अक्ष के लंबवत रेखा वो संयुग्मी अक्ष होगी। तो जो अतिपरवलय हमें प्राप्त हो रहा है उसकी अनुप्रस्थ अक्ष ये है और संयुग्मी अक्ष ये है। इन्हें निर्देशीय अक्ष मान लें, x अक्ष और y अक्ष। तो इन निर्देशीय अक्षों के सापेक्ष अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करना था, और ये जो अक्ष थी मूल वो अलग थी जिनके सापेक्ष हमें नाभियों के निर्देशांक दे रखे थे। अब इन नई अक्षों, जैसे ये जो अनुप्रस्थ अक्ष को x अक्ष मान लें और संयुग्मी अक्ष को y अक्ष मान लें, तो इन नई अक्षों के सापेक्ष तो नाभियों के निर्देशांक अलग होंगे, क्योंकि नाभियों के बीच की दूरी 10 थी, तो केंद्र से एक नाभि तक की दूरी 5 होगी। तो इस नाभि S के कोऑर्डिनेट्स 5, 0 हो जाएंगे नई अक्षों में, क्योंकि ये नाभि x अक्ष पर है। मूल अक्षों में तो इसके कोऑर्डिनेट्स 6, 4 हैं, नई अक्षों में इसके कोऑर्डिनेट्स 5, 0 हो जाएंगे, इसके -5, 0 हो जाएंगे। तो ये जो नई अक्ष हैं, अनुप्रस्थ अक्ष को x अक्ष और संयुग्मी अक्ष को y अक्ष मान के तब अतिपरवलय का वो समीकरण आएगा मानक रूप में। तो ये जो हमने अतिपरवलय का समीकरण प्राप्त किया है वो इन अक्षों के सापेक्ष हुआ है, ना कि मूल अक्षों के सापेक्ष। इसमें एक पॉइंट और नोट कर लें कि जब अक्ष बदलते हैं तो क्या क्या बदलता है। बिंदु के निर्देशांक बदल जाते हैं। एक अक्ष सिस्टम के सापेक्ष किसी बिंदु के निर्देशांक कुछ हैं, दूसरी अक्ष सिस्टम के सापेक्ष बिंदु के निर्देशांक दूसरे आएंगे। किसी रेखा, किसी वक्र के समीकरण बदल जाते हैं, लेकिन क्या नहीं बदलता है, बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी जो लंबाइयां हैं वो नहीं बदलती। अगर S और S' नाभियां हैं तो इनके बीच की दूरी जितनी है उतनी रहेगी, और अक्ष हम चाहे कहीं माने, इनके निर्देशांक बदल जाएंगे लेकिन दूरी नहीं बदलेगी। मूल अक्षों के सापेक्ष इनके कोऑर्डिनेट 6, 4 और -4, 4 है और इनके बीच की दूरी 10 थी। नए अक्षों के सापेक्ष इन नाभियों के कोऑर्डिनेट्स 5, 0 और -5, 0 हो जाएंगे, दूरी अब भी इनके बीच की 10 ही रहेगी। तो डिस्टेंसेस नहीं बदलती, संयुग्मी अक्ष की लंबाई वो नहीं बदलेगी अक्ष बदलने से। अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई, तो दूरियां जो हैं वो नहीं बदलती, पोजीशन बदलती है, और पोजीशन बदलने से बिंदुओं के निर्देशांक चेंज होते हैं, रेखाओं या वक्रों के समीकरण चेंज होते हैं, डिस्टेंसेस नहीं बदलती हैं। तो हमने उन्हीं 2 बिंदुओं से दूरियां निकाल के उस दूरी को यहाँ नए अक्षों में भी काम में लिया है। तो ये जो कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, ये जो आया है ये उस अतिपरवलय का समीकरण आया है
उसी अतिपरवलय की अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष को निर्देशीय अक्ष मानकर। ये समीकरण उन अक्षों के सापेक्ष नहीं है जिन अक्षों के सापेक्ष नाभियों के निर्देशांक दिए हुए थे, तो इसका ध्यान रखें। सी पार्ट पर आए। सी पार्ट में भी हमें अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करना है और वो हमने माना हुआ है अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष को ही निर्देशीय अक्ष मान के ज्ञात करना है। लेकिन इस भाग में अतिपरवलय के बारे में जो जानकारी दे रखी है वो यह है कि इसमें संयुग्मी अक्ष की लंबाई दे रखी है 7, जो कि 2b की होती है। तो 2b बराबर 7 एक इक्वेशन आ गया, उससे b का मान आ गया, b स्क्वायर का मान आ गया। अतिपरवलय का समीकरण तो हमने मान ही रखा है। दूसरी जो बात अतिपरवलय के बारे में दे रखी है वो है कि ये जो अतिपरवलय है वो इस बिंदु से गुजरता है, तो फिर इस बिंदु के कोऑर्डिनेट्स इस अतिपरवलय के समीकरण को संतुष्ट करेंगे, तो ये इसमें रख दिए हैं। x की जगह 3 रखेंगे तो 9/a², y की जगह -2 रखेंगे तो y स्क्वायर का मान 4 हो जाएगा, तो 4/b स्क्वायर बराबर 1। तो अतिपरवलय के बारे में यहाँ दो बातें ज्ञात थी, संयुग्मी अक्ष की लंबाई ज्ञात है, उससे तो b ज्ञात हो गया, और ये अतिपरवलय इस बिंदु से गुजरता है, तो ये बिंदु इस अतिपरवलय को संतुष्ट करेगा, उससे ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में b का मान तो हमें ज्ञात है ही, वो रख देंगे, तो a का मान ज्ञात करना है, तो इसको a के लिए हल कर लें। तो 9/a² - 4/b स्क्वायर की जगह b स्क्वायर का मान रख दिया, 49/4, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 9/a² बराबर 1, और ये माइनस वाला पद राइट साइड में जाकर प्लस हो जाएगा 16/49, और इसको एलसीएम लेके सरल कर लेंगे। 9/a² बराबर 65/49, तो a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9 × 49/65, ये a स्क्वायर की वैल्यू आ गई और ये b स्क्वायर की आ गई। अतिपरवलय का समीकरण तो हमने माना हुआ था ही, उसमें a स्क्वायर और b स्क्वायर के ये वाले मान रख दें, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर का मान 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अभीष्ट अतिपरवलय ये हो जाएगा x² ये a स्क्वायर का मान माइनस y² ये b स्क्वायर का मान बराबर 1। इसको और इम्प्रूव कर लिया है, इसमें (49) इसमें भी, (49) इसमें भी है, तो पूरी इक्वेशन को 49 से गुणा कर दें, तो यहाँ से 49 हट जाएगा, यहाँ से 49 हट जाएगा, और यहाँ 1 को 49 से गुणा हो जाएगा। इसके अलावा ये 4 ऊपर पहुँच गया, तो 4y² x, और ये 65 ऊपर पहुँच जाएगा, तो 65x²/9 माइनस 4y² बराबर 49। पूरी इक्वेशन को 49 से गुणा करके सरल कर लिया है। अगर 9 भी एलसीएम ले लें तो हो जाएगा 65x² - 36y² बराबर 9, इधर जाके 49 से गुणा हो जाएगा 441। तो ये उस अतिपरवलय का समीकरण हो गया जिसकी निर्देशीय अक्ष अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष को ही माना गया है, और जिसकी संयुग्मी अक्ष की लंबाई 7 है, और जो अतिपरवलय इस बिंदु से गुजरता है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन ये लें, समान अक्ष वाले अतिपरवलय। समान अक्ष का मतलब है कि संयुग्मी अक्ष और अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई समान होगी। तो समान अक्ष वाले अतिपरवलय पर कोई बिंदु P हो तो सिद्ध कीजिए कि SP × S' बराबर CP² होगा। यहाँ C तो अतिपरवलय का केंद्र है और S और S' उसकी नाभियाँ हैं। अतिपरवलय की समान अक्षों, मान लो कि इनकी लंबाई 2a है, यानी अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई भी 2a है और संयुग्मी अक्ष की लंबाई भी 2a है, तो वो समान अक्षों वाला अतिपरवलय हो जाएगा, जिसको कि हम आयतीय अतिपरवलय भी कहते हैं, समकोणिक अतिपरवलय भी कहते हैं, और हम जानते हैं कि उसकी उत्केंद्रता √2 होती है, जो कि हमने पिछले किसी वीडियो में स्थापित भी किया था। अतिपरवलय की समान अक्षों यानी 2a लंबाई वाली को निर्देशीय अक्ष मान लें, यानी अनुप्रस्थ अक्ष को x अक्ष और संयुग्मी अक्ष को y अक्ष मान लें, तो फिर अतिपरवलय का समीकरण तो ऐसा होगा x² माइनस y² यानी b की जगह भी a रख देंगे, तो फिर वो a² को इधर ले लिया है, तो ये होगा। हमने ये पढ़ लिया है कि ऐसा होता है समकोणिक अतिपरवलय या आयतीय अतिपरवलय का समीकरण। इसकी उत्केंद्रता E बराबर √2 होती है, ये भी हम जानते हैं। तो समान अक्षों वाले अतिपरवलय या समकोणिक अतिपरवलय या आयतीय अतिपरवलय का समीकरण इस टाइप का होता है, जब उसकी अनुप्रस्थ और संयुग्मी अक्षों को ही निर्देशीय अक्ष माने और उसकी उत्केंद्रता √2 होती है, ये भी हम जानते हैं। इसका हम सीधा उपयोग कर सकते हैं। इसकी नाभियाँ a,0 और -a,0 होंगी, S और S'। इसमें E का मान हमें उपलब्ध है, रख देंगे, बाद में रख देंगे। तो ये इसकी नाभियाँ हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि अतिपरवलय पर कहीं भी कोई बिंदु ले लें P, तो उस P बिंदु की दोनों नाभियों से दूरियों का गुणनफल P की केंद्र से दूरी के वर्ग के बराबर होगा, ये सिद्ध करना है। तो ये तीनों दूरियां हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लें, ये बात सिद्ध हो जाएगी। SP, S के कोऑर्डिनेट्स a,0
और P हमने अति परवलय पर एक स्वेच्छ बिंदु ले लिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई ही मान लिए हैं, और P के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं, तो P अति परवलय के समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो ये इक्वेशन हमें उपलब्ध रहेगी। P के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई मान लिए, ये अति परवलय पर, समान अक्ष वाले अति परवलय पर कहीं भी कोई एक बिंदु है, जैसे ये निर्देशीय अक्ष और ये अति परवलय जो समान अक्ष वाला है, यानी इसके अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष की लंबाई बराबर है, और इससे ये भी स्पष्ट है कि इसकी जो दो अनंत स्पर्शियाँ होंगी वो परस्पर लंबवत होंगी। इस पर कहीं भी कोई बिंदु P ले लिया, एक नाभि यहाँ है S, तो P की S से दूरी PS, और एक नाभि यहाँ होती है S डैश, तो P की S डैश से दूरी PS डैश। इन दोनों दूरियों का गुणनफल अति परवलय का जो केंद्र है, जो कि मूल बिंदु होगा C 0,0, C की P से जो दूरी है उसके वर्ग के बराबर होगा, ये प्रूव करना है। तो दूरियां निकालें। SP A,0 और XY इनके बीच की दूरी, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का वर्ग, सेकंड कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का वर्ग का वर्गमूल। S डैश P, S डैश ये है और P ये है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस हो जाएगा x प्लस A का होल स्क्वायर, सेकंड कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस y माइनस 0 का होल स्क्वायर है। और सोल्व करें, इस होल स्क्वायर को खोल दें, एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर आएगा, और गुणनफल का दुगना माइनस 2ax आएगा। इस होल स्क्वायर को भी खोल के रीअरेंज कर दिए, दोनों को गुणा कर दें, SP इंटू एस डैश पी, तो ये एक ही रूट में लिख दिया है, ये SP का मान रूट के अंदर और ये एस डैश पी का मान। ये a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्म में है, दो पदों का अंतर, दो पदों का योग, तो जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, इस टर्म का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर x स्क्वायर, तो SP इंटू एस डैश पी इतना आ गया। अब इसको और सरल करना है, E की वैल्यू हमें उपलब्ध है √2, तो आगे हम अगले स्टेप में E की वैल्यू रख देंगे, तो E स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगा 8a स्क्वायर x स्क्वायर, E स्क्वायर का मान 2 रखने पर, और ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो SP इंटू एस डैश पी का इतना मान तो यहाँ तक आ गया। इसके बाद इसको आगे सॉल्व करें, तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर अपनी जगह, वाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रख दिया है, ये अति परवलय के समीकरण से। यहाँ से हम वाई स्क्वायर का मान निकालें तो वाई स्क्वायर का मान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि P बिंदु जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने एक्स वाई माने हैं वो अति परवलय पर है, तो P के निर्देशांक इसको संतुष्ट करेंगे और इससे वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगी। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर एज इट इज़, वाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अति परवलय के समीकरण नंबर 1 से, और E स्क्वायर की जगह 2 रख देंगे तो 2a स्क्वायर बराबर, और ये होल स्क्वायर अपनी जगह माइनस, यहाँ ए स्क्वायर की जगह E स्क्वायर की जगह 2 रख देंगे तो ये 8a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और सॉल्व कर लें इसको, ये 2x स्क्वायर और ये ओनली a स्क्वायर एज इट इज़, होल स्क्वायर खोल दिया, 4x4, दोनों के गुणनफल का दुगना आ जाएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और a की पावर 4, और ये एज इट इज़, ये और ये टर्म मिलके माइनस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये वापस होल स्क्वायर बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो रूट लेने पर स्क्वायर हट जाएगा और 2x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। SP इंटू एस डैश पी का मान इक्वेशन नंबर 2। अब CP निकालना है, C के निर्देशांक, C क्योंकि अति परवलय का केंद्र है, मूल बिंदु है 0 0 और P XY है, तो C और P के बीच की दूरी का वर्ग, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस सेकंड कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, रूट नहीं लगाया क्योंकि इधर स्क्वायर लगा दिया, ये टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाती है। इसमें भी वाई स्क्वायर का मान अति परवलय के समीकरण से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रख दें, तो ये भी 2x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाता है। SP इंटू एस डैश पी का भी वही मान आया इक्वेशन नंबर 2 में, और CP स्क्वायर का भी वही मान आया इक्वेशन नंबर 3 में। तो 2 और 3 से ये सिद्ध हो गया कि SP और एस डैश पी का गुणनफल और CP स्क्वायर का मान बराबर है। तो हमने दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूले से लेफ्ट हैंड साइड का मान निकाल लिया, राइट हैंड साइड का मान निकाल लिया, दोनों सेम आ गए। तो उससे सिद्ध हो गया कि अति परवलय पर विद्यमान किसी भी बिंदु की दोनों नाभियों से दूरियों का गुणनफल उस बिंदु की केंद्र से दूरी के वर्ग के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन में हमें ये बात प्रूव करनी थी। इसके अलावा 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, जो आप घर पे कर लें।
जो आसान हैं उनको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर ये बिंदु पथ के सवाल हैं, इसको हम असाइनमेंट या होमवर्क के तौर पर ले रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि सरल रेखाओं, ये दो सरल रेखाएं हैं, x/a माइनस वाई अपॉन बी बराबर m और x/a प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1/m। इनके प्रतिच्छेद बिंदुओं का बिंदु पथ एक अतिपरवलय होता है, ये प्रूव करना है। हम जानते हैं कि दो रेखाओं या दो वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करना हो तो उनके समीकरणों से प्राचल को एलिमिनेट कर दें, जो समीकरण आएगा वो उनके प्रतिच्छेद बिंदुओं का बिंदु पथ ही आ जाएगा। ये m या प्राचल है और m के एक मान से ये दो रेखाएं हैं, m का मान बदलने पर ये दूसरी दो रेखाएं आ जाएंगी। जैसे m का एक मान रखा, ये दो रेखाएं मान लो ऐसी आई, तो ये उनका प्रतिच्छेद बिंदु है। m का मान इनमें बदल देंगे तो दूसरी दो रेखाएं आ जाएंगी, तब इनका प्रतिच्छेद बिंदु कोई और होगा। m का मान फिर बदल देंगे तो ये कोई दूसरी दो रेखाएं आ जाएंगी, तब इनका प्रतिच्छेद बिंदु कोई और होगा। तो इन प्रतिच्छेद बिंदुओं से बनने वाला वक्र यानी प्रतिच्छेद बिंदुओं का बिंदु पथ वो ज्ञात करना है और वो बताना है कि एक अतिपरवलय होगा। तो इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करने के लिए मात्र इन दोनों से प्राचल m को एलिमिनेट करना है और वही बिंदु पथ हो जाएगा। और एलिमिनेट करने के लिए मात्र इनको गुणा कर देना है, क्योंकि गुणा करने से m का विलोपन हो रहा है। तो जब गुणा कर देंगे दोनों इक्वेशंस को तो x/a माइनस वाई अपॉन बी इंटू x/a प्लस वाई अपॉन बी, और राइट हैंड साइड में जब गुणा करेंगे तो m इंटू 1/m वो 1 हो जाएगा, और ये इक्वेशन x² माइनस y² बराबर 1 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा इन दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ, जो कि स्पष्ट दिख रहा है कि एक अतिपरवलय है। तो इसको सिस्टमेटिक आप कर लेना। एक और क्वेश्चन जो लगभग इसी टाइप का है वो ये है, सिद्ध कीजिए कि निम्न समीकरण एक समकोणिक अतिपरवलय को निरूपित करते हैं। x बराबर इतना एज ए फंक्शन ऑफ t और y बराबर इतना। तो ये दोनों प्राचलिक समीकरण हो गए, x और y थर्ड वेरिएबल t के रूप में है। तो हमें ये बताना है कि ये समीकरण अतिपरवलय के हैं, अतिपरवलय के प्राचलिक समीकरण है। तो इसके लिए हम इसका कार्तीय समीकरण निकाल लें, और कार्तीय समीकरण निकालने के लिए इन दोनों समीकरणों से t को विलोपित करते हुए x और y में संबंध बना लें। तो अब इनका t का विलोपन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए सिंपल तरीका यहाँ पे ये बन रहा है। पहले तो इन दोनों को स्क्वायर कर दो, x², दोनों को t का विलोपन करने के उद्देश्य से x² बराबर a²/4, और जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो t² प्लस 1/t², और दोनों के गुणनफल का दुगना वो 2 आ जाएगा। और इस वाले का होल स्क्वायर करेंगे तो a²/4, इसका वर्ग t², सेकंड टर्म का वर्ग प्लस 1/t², और दोनों के गुणनफल का दुगना -2 आ जाएगा। t को एलिमिनेट करने के लिए इस समीकरण में से ये समीकरण घटा दें ताकि t एलिमिनेट हो जाए। तो x² माइनस y², दोनों की लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंस, राइट हैंड साइड जब घटाएंगे तो a²/4 तो कॉमन रहेगा, और इस फैक्टर में से ये फैक्टर घटेगा तो t² और 1/t² तो कैंसिल हो जाएंगे, और 2 में से -2 घटेगा तो 4 आ जाएगा। तो अतिपरवलय का अभीष्ट समीकरण हो जाएगा x² माइनस y² बराबर a²। तो ये दोनों क्वेश्चंस घर पे कर लें, अच्छी तरह मैं बता तो दिए ही हैं, इसको सिस्टमेटिक लिख लेना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।